तक पहुंचते हैं। पहले एक बार रिवाइज करते हैं ताकि रिवीजन से अगले टॉपिक को हम जोड़ पाए। हमने सबसे पहले जब हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहला टॉपिक था सभ्यता को लेकर, और सभ्यताएं दो रही हैं जिन पे आज तक हम प्राउड फील करते हैं। एक सभ्यता जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और एक सभ्यता जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। क्या हमारे पास वो इंग्लिश मीडियम लग गई है आज, वो जो बच्चे की रोज की दिक्कत थी? अच्छा, वैसे डाल दी हमने, खुल नहीं पा रही है, अपने फोन में चेक कर एक बार। बेटा सफीना माजिद, आपका वो मैसेज जो था वो मैंने बहुत पहले पहुंचा दिया था। वो कह रहे हैं हमने डाल तो दी है पीडीएफ, लेकिन शायद वो खुल नहीं पा रही है। कुछ बच्चों का आया होगा मैसेज। अच्छा, तो इसको एज अर्ली एज पॉसिबल पूछ के भाई क्यों नहीं खुल पा रही है बच्चों की। बेटा वो लिंक आपके पास डाल तो दी गई है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ ये मैसेज है। वो कह रहे हैं कि कुछ बच्चे जिन जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनकी ओपन नहीं हो रही है, तो वो गया हुआ है आगे मैसेज, दिखा एक बार। अच्छा, ये बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यू पीडीएफ में इन्होंने अपनी तरफ से डाल दिया, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही। हिंदी वाली तो इजीली ओपन हो जाती है। अब मैं इससे मुझे दिखाया है ये करके प्रोसेस, हिंदी तो ओपन हो रही है, इंग्लिश ओपन नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है कुछ उनके पार्ट पे गड़बड़ हो, कल पता करके। बेटा एप्लीकेशन चलाते हैं उनकी टीम तक ये मैसेज जा चुका है, हमने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया। अब एप्लीकेशन वाले जो बताएंगे ना वो हम और कर देंगे, या हो सकता है वो खुद ही करे उस काम को, क्योंकि हमारी पीडीएफ भी बन गई, हमने इसको अपलोड भी कर दिया। वो कुछ बच्चों की खुल नहीं पा रही है, ठीक है, खुल जाएगी। वो छोटा मोटा कोई उसमें होगा इशू, क्योंकि बेसिक काम तो हम कर चुके हैं। चलिए सभ्यता की बात करें। दो सभ्यताएं थी, दो सिविलाइजेशन थी, एक हड़प्पन और एक वैदिक। हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी की पूरी तरह से शहरी थी, पूरे 100% शहरी थे। इन लोगों की लाइफ बड़ी स्टेबल थी, स्थायी जीवन था। एक जगह रुक के, क्योंकि शहर बसाना है तो फिर इसका मतलब जिंदगी रुकनी पड़ेगी ना एक जगह पे, तो घर बनते थे बहुत सुंदर सुंदर। इनके पास बहुत बड़ा ग्रेट बाथ था, स्नानागार, और हड़प्पा में तो अन्नागार था। बहुत सारी समाधियां मिली। आइडिया लगाया कि शायद कुछ लोग अमीर थे, कुछ एवरेज थे, कुछ गरीब थे, क्योंकि समाधियां जब मिली तो वो कंकाल रह गए। कुछ कंकालों पे सोने की चूड़ियां, सोने के गले के और सोने के बाजूबंद। कुछ कंकालों पे मिट्टी के मिले, मिट्टी को जैसे आटे की तरह गूंद के और उसको पका लिया गया था, मन के जैसे ढांचा हड्डी का, और एक धागे में मन के हैं, मन के आसपास। इसका मतलब वो मिट्टी को पका के तो शायद गरीब रहे होंगे, ये आइडिया लगा। ओवरऑल सभ्यता बहुत एडवांस थी, पढ़े लिखे भी थे, काबिल भी थे, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। पर आज तक ये नहीं पता कि किन कारणों से ये सभ्यता गायब हो गई। इस सभ्यता से जुड़ी मैंने कई क्लासेस ली थी, जिसमें आपको मैंने स्पेशल लिखवाया था कि कहीं पे श्रृंगार दानी मिली, कहीं पर अंजन शलिका काजल, कहीं पर सिंदूर, और अलग अलग तरह के, कहीं चाकू लिपटा हुआ, कहीं वो नृत्य करती हुई एक 10 सेंटीमीटर की कांसे की मूर्ति मिली, और कहीं मृण मन घोड़ों की जो है मूर्तियां मिली। 3 जगह से घोड़ों के साक्ष्य मिले, गेहूं का, चावल का, जौ का। कहीं पे अलग से युग्म समाधियां मिली, तो शायद सती प्रथा का भी हमें आइडिया है, कंफर्म नहीं है। ऐसे ही कहीं आदमी और कुत्ते को साथ साथ दफना रखा था। सारे शहर 2 हिस्सों में थे, लेकिन एक शहर 3 हिस्सों में था। बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। कहीं पे खेती बहुत अच्छी थी, बनावली, तो वो सब हमने पढ़ा। फिर पता नहीं क्या हुआ, किस कारण से ये सब धीरे धीरे करके समाप्त हो गया, और उसके बाद 250 साल तक के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। ये कब से कब तक पढ़ते हैं तो मोटे तौर पर इनको मानते हैं 2350 से 1750। कैसे गायब हुए, क्यों गायब हुए, नहीं पता। 1750 से ये बीसी है बेटा, इसलिए उल्टी गिनती चल रही है। यहाँ जाके हमें ज्ञान मिलता है 1500 से 1000 का, और फिर 1000 से लेके 600, ये ईसा पूर्व है सारे। अभी हम जीरो पे नहीं आए। इन दोनों को वैदिक काल कहते हैं। फिर दो क्यों हैं? क्योंकि इसका नाम है पूर्व वैदिक काल और इसका नाम है उत्तर वैदिक काल, और इन दोनों के बीच में एक खास चीज जो हमने खोज ली थी, दैट वाज आयरन। इस आयरन ने लाइफ को बिल्कुल बदल दिया था। ये जहां पूरी तरह से शहरी थे, परमानेंट इनका रेजिडेंस था, डबल स्टोरी घर था, मैनेज थे, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थी चीजें इनकी, वहां ये पहले वाले टाइम पीरियड के लोग घुमक्कड़ थे, कबीलों में रहते थे, कभी यहाँ कभी वहां, इस तरीके से अपना जीवन काटते थे, लेकिन थे बहुत सेटिस्फाइड, बहुत खुश थे। और ये माना जाता है कि हम आर्यों की ही संतान हैं। हम प्राउड फील करते हैं कहने में कि हम इनके वंशज हैं। ये ऐसा क्या करते थे, ये बहुत अच्छा जीवन जीते थे। इनमें बहुत आपाधापी और मेरा ये मेरा वो वाली बात नहीं थी। आज यहाँ है, शायद 4 महीने बाद कहीं और, 6 महीने बाद कहीं और, लेकिन जहाँ है वहां आराम से जीवन जीते, यज्ञ करते और संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते, बहुत इज्जत थी।
पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन औरतों की भी इज्जत थी। मर्जी से लड़कियां शादी कर सकती थी, बिना शादी के भी रह सकती थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, ये कई लड़कियां थी जो ब्रह्मवादिनी थी, जो पढ़ती लिखती थी। बहुत अच्छा सा सिस्टम था पूरे समाज का। आदमी भी खुश थे, औरतें भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे, पूरा सोसाइटी बहुत खुश थी। लेकिन लाइफ स्टेबल नहीं थी यहाँ, और कबीले में रहते थे, तो कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था। कहीं खेती नहीं करते थे जम के, आज यहाँ है तो बस उतना उगाया जिससे पेट भरे, फिर कहीं और चले गए। तो इस पीरियड के बीच में आयरन, 1000 ईसा पूर्व में आयरन मिला, और ये आयरन मिला अतरंजी खेड़ा। ये क्या है? ये बेटा यूपी में एक जगह है, यहाँ से आयरन मिला। और इस आयरन ने लाइफ को पूरी तरह बदला, क्योंकि इस आयरन से कुल्हाड़ी बनाई, उस कुल्हाड़ी से जंगल साफ किए, प्रॉपर्टी की तेर मेर, मेरी तेरी, ये शुरू हो गया। और जहां प्रॉपर्टी की तेर मेर शुरू हुई, लड़ाई झगड़े, कलेश, सेना, राजा, क्षत्रिय सब बढ़ चढ़ के आया। इस टाइम पर ना लोग बहुत शांत थे, ज्यादा रुकते नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है मंदिर मस्जिद भी नहीं बना रखे होंगे, और कोई पक्के घर भी नहीं थे। लेकिन यहाँ जाके लाइफ बिल्कुल बदली। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी बसावटें, बड़ी सेनाएं, युद्ध। महाभारत जो आपने सुना हुआ है, महाभारत इंडिया का पहला बड़ा युद्ध था, जिसमें एक ही खानदान के दो भाइयों, सगे भाई पांडु और धृतराष्ट्र, सगे तो भाई थे, इन दोनों के बच्चे आपस में लड़े थे। और दोनों इतने भयानक युद्ध हुआ था, कितनी अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, जिसमें कि सब कुछ तहस नहस हो गया, पूर्ण रूप से खत्म हो गया था सारा खानदान। जीतने वाले भी बाद में स्वर्ग की यात्रा पे सारे ही एक्सपायर हो गए थे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये लोहे ने लाइफ को बदल दिया। इस टाइम पर लोहे के बाद वाले समय को अगर देखें, जब लोहा खोज लिया, तो जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए। बड़ी बड़ी सेनाएं रखने लग गए, हथियार बनने लग गए, जंगलों को साफ करने लग गए, जंगल से लकड़ी मिलती, शहद मिलता, मेडिसिनल प्लांट मिलते, तो व्यापार करने लग गए। तो जिंदगी ना बहुत ज्यादा, जैसे पैसे कमाना, साधन, रोजगार, ये सब आ गया। इस टाइम पर सोने के सिक्के या सोने के ढेर भी एग्जाम में आ जाता है, निष्क, सोने के ढेर को ये कहा जाता था, निष्क। इस टाइम पे आपको सोने का सिक्का विक्का ज्यादा नहीं मिला, और एक आपको मुद्रा मिली थी, वो पशुपतिनाथ शिव की मोहर थी। वो मुद्रा तो क्या, मोहर थी, या मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें। यहाँ जाके थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगा। सेकेंड फेज में लाइफ थोड़ी सी, जैसे राजा और प्रजा, ये सब आ गया था। ठीक है। इस टाइम पे जो लोग थे, इन लोगों को आर्य कहा जाता है, और आर्यों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमारे 4 वेद, फिर उनके उपवेद, फिर उनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उसके बाद अपना ये जो था ना लास्ट में उपनिषद, यानी वेदों का अंत, वेदांत। फिर हमने वेदांग, छोटी छोटी चीजें देखी थी, 6 पार्ट, कि कोई वेद की आंख थी, कोई नाक थे, कोई कान थे, कोई वेद की सारी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था 6 चीजों को। निरुक्त था, व्याकरण था, कल्प था, अगर आपको याद हो तो लास्ट पोर्शन। फिर हमने पढ़ा था इस टाइम पे शादी ब्याह कैसे थे, तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह थे, और 8 प्रकार के विवाह थे। विवाह के बारे में ऋग्वेद जानकारी देता है, नदियों की जानकारी ऋग्वेद देता है, पुरुष सूक्त की जानकारी। लाइफ को इन्होंने 4 फेजेस में बांटा, 0 से 25 साल को पढ़ना है, लिखना है, काबिल बनना है, अपनी स्किल्स इकट्ठी करनी है। 26 से 50 में लाइफ जीनी है, गृहस्थ आश्रम, आपकी बीवी बच्चे, आपका परिवार आपके साथ हो, सामाजिक रहें आप। 50 के बाद आप रोज सुबह घर छोड़ के जंगल की तरफ निकल जाएं, वहीं बैठ के मेडिटेशन करें, शाम को वापस आ जाएं। घर को जितनी जरूरत हो बस उतनी गाइडेंस करें, ज्यादा टोका टाकी नहीं। 75 से 100 घर त्याग दिया, सन्यासी बन गए, सब छोड़ छाड़ के जंगलों में चले गए, वहीं परेशान हुए या दुखी हुए या सुखी थे किसी को नहीं पता, प्राण त्याग दिए। ये इंसान की जिंदगी के 4 आश्रम थे। ऐसा सबसे पहले लिखा था जाबाल उपनिषद में, इकट्ठा करते हैं जाबाल उपनिषद में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। अब इसके बाद 600 ईसा पूर्व आते 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 जिंदगी थोड़ी सी परेशान से होने लग गए लोग, क्योंकि वो मार काट और ये सब ठीक है एक हद तक, लेकिन फिर दिखावट, आडंबर, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद को जन्म दिया। तो लाइफ में ना एक ऐसा होता है ना रूखापन सा, कि यार हर चीज में ये भी करो ये भी करो, भी इंसान उकता गया, जिंदगी जीने से ज्यादा जिंदगी भारी होने लग गई। तब जिंदगी में, लोगों के समाज में, दुनिया में एक बदलाव आया। और ये बदलाव क्या था? इस टाइम पर इंडिया में वो सारे कौरव पांडव वगैरह छोड़ के, और छोटे 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 लोग, जो पहले छोटी छोटी बस्तियां थी, अब वो बड़े बड़े महाजनपद बन गए। महा मतलब बड़े, जन मतलब जनता, पद का मतलब पैर, यानी बहुत सारी जनता जहां रहती थी, जिनकी आबादी अच्छी खासी थी, वो कहलाए
महाजनपद, 3 वर्ड्स हैं ये। बड़े बड़ी बड़ी मात्रा में जनसंख्या के पैर, इसका मतलब आबादी अच्छी वाले शहर। शहर तो बहुत रहे होंगे, गांव भी बहुत रहे होंगे, लेकिन महाजनपद अगर पूछेंगे तो ये 16 थे। तुम्हें कैसे पता? बौद्धों ने बाद में अपना ग्रंथ लिखा है। बौद्ध कहाँ से आए? हम तो हड़प्पा जानते थे, हम तो वैदिक जानते थे, बौद्ध बीच में ही आए, इसी टाइम पर आए। उन्होंने ग्रंथ लिखे। महात्मा बुद्ध के जो खास लोग थे उन्होंने बाद में जाके ग्रंथों में लिखा कि जब हमारे महात्मा बुद्ध थे तो इस तरह से 16 महाजनपद थे। तो जैसे अब हम लिख दें कि हमारे जब भगवान श्री कृष्ण थे तो ऐसे कौरव थे, पांडव थे, हस्तिनापुर था और ये सब था, इस तरह से। तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये 16 महाजनपद क्या है? इनमें ना छोटे 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 एरियाज थे बेटा। जैसे मान लो ये एक एरिया था, ये एक एरिया, ये एक एरिया यहाँ था दक्षिण भारत की तरफ, एक राजस्थान की तरफ, अपने बांग्ला इसके क्या नाम है, पाकिस्तान की तरफ। यहाँ छुटपुट छुटपुट भी थे, कुछ बड़े बड़े थे, भारी भरकम थे। तो ऐसे 16 महाजनपद थे। मैंने सर्कल गिन के नहीं बनाए, मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रही हूँ। 16 महाजनपद, तो कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा। अब इन महाजनपदों में सब अपनी अपने एरिया के मालिक थे, सबने अपने अपने जंगल साफ कर रखे थे, अपने अपने एरिया में पैसे कमाने के साधन बना रखे थे। अब इनमें से कोई एक दो आगे निकलेंगे, फिर वो आसपास के सब पे कब्जा कर लेंगे और इस तरह से भारत बनेगा दोबारा से। आपको समझ में अगर आया हो तो वैदिक काल में भारत नहीं था। वैदिक काल में पूरा भारत थोड़ी था भाई। ये पांडव लड़े तो क्या कह रहे थे, हमें 5 गांव दे दो। कौन कौन से? आज अगर देखे तो हरियाणा के, यूपी के और दिल्ली के तो गांव मांग रहे थे ये। हरियाणा के 3 गांव मांग रहे थे ये। कौन कौन से? स्वर्णप्रस्थ यानी सोनीपत, पनपत यानी पानीपत, और एक मांग रहे थे अपना ये तिलपत, जो ये फरीदाबाद का इलाका है। बागपत यूपी का था, इंद्रप्रस्थ दिल्ली था। यानी हरियाणा, यूपी और दिल्ली मांग रहे थे, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, सारा नहीं। उस पे कलेश हो गया। अब जिसकी बात कर रहे हैं ये लोग क्या करेंगे, ये अपने अपने एरिया के छोटे 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 मालिक हैं और ये 16 महाजनपद हैं, यानी 16 मालिक, 16 राजा बैठे हैं। इनमें कौन आगे बढ़ेगा? जो मेहनत करेगा, प्लस जिसकी किस्मत भी थोड़ा साथ देगी। जैसे इन 16 में से जो मैंने बाहर बनाया ना बेटा, ये एक है गांधार। गांधारी सुना है? शकुनी नरेश था, गांधार का ही तो था वो, उसकी बहन गांधारी, गांधार नरेश की बेटी। शकुनी जिसने बंटाधार करवा दिया था, दुर्योधन के सारे खानदान को खत्म करवा दिया, शकुनी तो था उसका मामा जो गलत रास्ते पे ले गया। ऐसे ही गांधारी गांधार नरेश की बेटी थी। जैसे पांचाल नरेश की बेटी पांचाली थी। द्रौपदी, द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी वो पांचाली कहलाती थी ना। पांचाल इलाका था, इनमें तो थे पांचाल वगैरह सब, ये सब इसी के पार्ट हैं। तो पांचाल से पांचाली और गांधार से गांधारी, 2 औरतों का कैरेक्टर हो गया, एक दुर्योधन की माँ और एक युधिष्ठिर और 5 भाइयों की वाइफ, ठीक है। तो ये गांधार, और एक यहीं पर था बेटा ये दूसरा कंबोज। कंबोज ये पाकिस्तान में थे, क और ग। बाकी जो 14 देख रहे हो वो इंडिया में ही थे। और इंडिया में पूछे कहाँ, तो आज के यूपी, बिहार, एमपी की बेल्ट में ज्यादा थे। था तो राजस्थान में भी, हरियाणा, जैसे कुरु कहाँ है, कुरुक्षेत्र तो हरियाणा था। पांचाल तो हरियाणा, पंजाब, ये यूपी के पास वाली बेल्ट। तो ऐसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के आसपास, राजस्थान के आसपास, सारे आसपास तो हो गए भाई। हरियाणा पंजाब इकट्ठे, दिल्ली इनसे लगता हुआ, राजस्थान इनसे लगता हुआ, यूपी, बिहार, इसमें पूरी पट्टी फैली हुई थी। ये मिला के सारे, यहाँ ये 14 लगभग थे। 13 मान लो एक दक्षिण भारत में था। इस दक्षिण वाले का नाम था अश्मक, ठीक है। और ये ऊपर जो देख रहे हो 2 बाहर, एक ये, 3 हो गए। टोटल 16 में से तो 13 है ये। इन 13 में छोटे छोटे राजा थे, अपने अपने एरिया के मालिक थे, टैक्स लेते, लोगों के लिए काम करते। सबके आसपास बेसिक चीजें थी, थोड़ा बहुत जंगल था, थोड़ा बहुत चीजें मिल गई। इनमें से एक जो बहुत आगे बढ़ा, उसका नाम ये मान लो, ये था मगध। मगध ये सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा आने वाले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जिसको पूर्व मौर्यकाल कह रहे हैं ना, महाजनपद, जिसकी हेडिंग पूर्व मौर्यकाल है, वो बेसिकली महाजनपद का चैप्टर है। और वैदिक के बाद महाजनपद ही आया, क्योंकि महाजनपद 600 ईसा पूर्व वाले ही टाइम पीरियड के हैं। और 600 तक आप पढ़ के आ गए, क्योंकि आप तो 2350 से 1750 पढ़ा आपने, फिर 1500 से 1000, 1000 से 600, तो कंटिन्यूएशन में है, ये लगातार में है, ठीक है। अब हुआ क्या देखना, इन सबके पास अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान थे। किसी के पास कुछ ज्यादा, किसी के पास कुछ ज्यादा। तो एक एरिया था मगध, मगध का सबसे ज्यादा विकास हुआ, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। क्यों? इसका क्या कारण था? सिर्फ इंसान की चाहत से कुछ नहीं होता बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मगध के आगे बढ़ने का कारण क्या था, इनमें से 2-4 के मैं नाम बोल देती हूँ ताकि आपको समझना आसान रहे। मगध के नीचे इस तरफ ये एमपी की बेल्ट मान लो, थोड़ा सा और बड़ा था, इसका नाम था अवंती। अवंती, अवंती नरेश, मगध नरेश, ऐसे नाम है हमारे हिस्ट्री में। इसके बाद इसी के पास ऊपर की तरफ यहाँ पर एक हुआ करता था, उसका नाम था वज्जी वैशाली।
वज्जी वैशाली, एक कैपिटल एक नाम, जैसे कोई इंडिया और दिल्ली कह दे तो वज्जी वैशाली। ये वज्जी एक था बड़ा सा, उसके साइड में बड़ा क्या था, मगध, उसके नीचे बड़ा क्या था, अवंती। ये तीनों बड़े बड़े से हैं। इसके अलावा अंग था यहाँ पर, यहाँ कुरु था, यहाँ पांचाल था, यहाँ मत्स्य था। जो राजस्थान की तरफ देख रहे हो ना, ये इसका नाम था बेटा मत्स्य। मैं 16 तुम्हें ये नहीं कह रही कि सारे याद करो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़े नाम बता रही हूँ ताकि तुम जब पढ़ो तुम्हें आसान दिखे। तो दो बाहर पाकिस्तान की तरफ क और ग थे, कंबोज और गांधार। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा वो था मगध। मगध के ऊपर की तरफ था वज्जी वैशाली जिसकी राजधानी, और उसके नीचे की तरफ एमपी की तरफ था अवंती, और उसके आसपास था अंग था, उसके आसपास में पांचाल था, वत्स था, कौशल था। यहीं पे एक और बड़ा था, ये मान लो इसका नाम है कौशल, कौशला लिख देते हैं इंग्लिश में। तो मैंने कुछ के नाम बताए, सब कुछ के नाम मैं तुम्हें नहीं बता रही। मत्स्य किसका नाम था, राजस्थान का, जहां पानी भी नहीं है ना आज, वहां उसका टाइम, उस टाइम पे उसका नाम था मत्स्य। ठीक है। अब क्या हुआ, ये सब अपनी अपनी कोशिशों में, सब राजा कि भाई मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आगे वो बढ़ता है जिसकी किस्मत प्लस मेहनत दोनों काम साथ चले। जैसे अकेली किस्मत भी काम नहीं करती, अगर आप बैठे हैं और सोचें किस्मत खुल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अकेली किस्मत ही मेहनत मांगती है। तो यहाँ पे मगध सबसे ज्यादा लकी साबित हुआ कुछ कारणों से। ये कारण क्या था, पहला भौगोलिक कारण, इसकी किस्मत अच्छी थी। ये भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल, इसकी लोकेशन बहुत पॉजिटिव थी। कैसा कह सकते हैं आप, क्योंकि जो ये इलाका है मगध, इसकी राजधानी जो इसने बनाई ना, वो राजगृह बनाई। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, पहले ना बेटा उस टाइम पर बहुत ज्यादा सेना फौज हथियार ये सब थे नहीं, इंसान उतना एडवांस थोड़ी ना था, ठीक है थे, लेकिन फिर युद्धों में खत्म नहीं हो गए थे। तो फिर क्या करे, राजगृह नेचुरली बड़ा सेफ था। कैसे, राजगृह के चारों तरफ पहाड़ियां थी। कैसी पहाड़ियां, देखें ये मान लो राजधानी है, इसके चारों तरफ ऐसी ऐसी पहाड़ियां सी थी, पहाड़ियों से घिरा था। पहाड़ी से घिरने का क्या फायदा हुआ, कोई भी इस पे अटैक कैसे करेगा, आपको किसी के ऊपर अटैक करना है, को मारना है, तो आप सीधे रणभूमि में जाएंगे। वो घिरा ही हुआ है पहाड़ों से, तो सोचो किसी को अगर इसको मारना हो, इसको लूटना हो, तो पहले उसकी पूरी फौज पहाड़ पे चढ़ेगी। पहाड़ चढ़ना आसान होता है क्या, पहाड़ चढ़ना कितना मुश्किल काम है। और फिर वो उतरेगी, फिर वहां जाके लड़ेगी। तो इसलिए बहुत कम लड़ाइयां होती थी राजगृह के आसपास, क्योंकि ये नेचुरली सेफ था। मगध की राजधानी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, पहला पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है। राजगृह पाटलिपुत्र, आगे जाके इसकी राजधानी बेटा बदलते हैं, जैसे राजधानी हमेशा एक नहीं चलती, राजधानी इसकी बहुत बार बदलेगी। राजगृह की मैंने खास बात आपको बता दी। ठीक है। तो ये पहला फैक्टर क्या था, ये नेचुरली सेफ था, पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, तो इसलिए इनकी राजधानी में ना कोई अटैक हुआ, ना ही इनको कोई डर लगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ के लोग है ना, वो थोड़े से ज्यादा समझदार थे। जैसे जनता को नॉलेज थी, जिस देश की जनता इंटेलिजेंट होती है ना बेटा, वहां फिर ग्रोथ ज्यादा होती है। अब इंडिया पिछड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ की जनता अंधविश्वासी है, बहुत सारी फालतू की चीजों में लोग लगे रहते हैं, और पूरे साल जिस चीज से उनका कोई मतलब नहीं है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है ना, उन उस तरह के टाइम में मतलब अपना टाइम उन चीजों पे खराब करते रहते हैं। जबकि यहाँ के लोग ऐसे नहीं थे, यहाँ की जनता बड़ी समझदार थी। इन लोगों ने ना ज्यादा आर्यीकरण पर काम नहीं किया। आर्यीकरण क्या है, जिसमें आर्यों ने यज्ञ धर्म और ये सब चीजें बड़ी प्रमोट की थी ना, जो वो लोहे के बाद वाले लोग, तो इन्होंने कहा यार ये दिखावट हम नहीं करेंगे, हम तो अपना बढ़िया जीवन जिएंगे हड़प्पा वालों जैसा, या फिर आर्यों के फर्स्ट फेज जैसा। ये ज्यादा आडंबर दिखावट पूजा अर्चना, मन में कुछ दिखाना कुछ, वो सब हम नहीं करेंगे। तो इनका आर्यीकरण सबसे लेट हुआ। इन्होंने ज्यादा यज्ञ बलि और इन सब पे विश्वास नहीं किया। इन्होंने कहा इंसान अगर मन से साफ है, अच्छे कर्म करता है, तो ईश्वर उसको कभी सजा देगा ही नहीं। लेकिन उस तरफ अगर देखें तो ब्राह्मणों ने वर्चस्व बना रखा था कि अगर तुमने यज्ञ नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, डरा रखा था। तो इन्होंने कहा भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हम दूर से हाथ जोड़ते हैं, तुम्हें जो करना करो, हम तो अपने विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इनकी जनता इतनी होशियार थी, इनका आदि